हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.88 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। अ हेक्सागोनल पेंसिल प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद अ स्लोप अल्फा एट राइट एंगल्स टू द जनरेट्रिक्स रिमेन्स एट रेस्ट। द सेम पेंसिल प्लेस्ड पैरेलल टू द जनरेट्रिक्स रोल्स डाउन द प्लेन. The angle phi between the axis of the pencil and the generatrix of the inclined plane at which the pencil edge is still in equilibrium satisfies which of the following conditions? तो आपको बताना है, चार कंडीशंस दी हैं। आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन इस पेंसिल के लिए सबसे अप्रोप्रिएट कंडीशन है। अब पहले मैं ये बता दूं कि जनरेट्रिक्स करके जो वर्ड यूज किया गया है इस प्रॉब्लम में, उसका मीनिंग भी दिया हुआ है। उसका मीनिंग है वो लाइन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन का जो मीटिंग लाइन है, जो दोनों के बीच में कॉमन लाइन है, उसे जनरेट्रिक्स बोला गया है। क्या कंडीशन इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, एक बार मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दें। सबसे पहली कंडीशन में यह बोला गया है कि अगर इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और इसमें आप पेंसिल को कुछ इस तरह से रख देते हैं कि उस पेंसिल का ओरिएंटेशन यानी उसका एक्सिस जनरेट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो जाए, तो पेंसिल रेस्ट में बनी रहती है। अब ध्यान दें, इस पिक्चर में मैंने जनरेट्रिक्स को शो नहीं किया है, तो आप ये मान लें कि जनरेट्रिक्स इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड अगर जनरेट्रिक्स है तो ये पेंसिल का एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। इस केस में पेंसिल को इक्विलिब्रियम में बताया गया है। हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कंडीशंस हैं जो फॉलो हो रही होंगी। अगर मैं इस पेंसिल के mg के दो कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट mg cos अल्फा होगा और दूसरा mg sin अल्फा, जो कि इंक्लाइन के पैरेलल होगा। नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से बनाया जाएगा और फ्रिक्शन अपोजिट टू डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी mg sin अल्फा के अपोजिट। अब इस तरह से फोर्सेस को शो किया गया है और पेंसिल को इक्विलिब्रियम में बोला गया है, तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, ध्यान दें। मैं कह सकूंगा कि F को mg sin अल्फा के बराबर होना चाहिए, और हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन किसी बॉडी पर लगता है उसकी अपर लिमिट म्यू n होती है, यानी मैं F को म्यू n से स्मॉलर या इक्वल कह पाऊंगा। सो F अगर mg sin अल्फा है और ये म्यू n से स्मॉलर या इक्वल है, तो कुछ ऐसी इक्वेशन मुझे मिलेगी। और अब n की वैल्यू mg cos अल्फा से इक्वेट करा के आप ये देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू प्लेन फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। सो मैं n को mg cos अल्फा लिख पाऊंगा, और mg cos अल्फा n के प्लेस पर लिखने के बाद ये इक्वेशन सॉल्व करने पर मुझे देगी म्यू इज ग्रेटर देन 10 अल्फा। यानी क्लियर है कि जिस सरफेस पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू 10 अल्फा से बड़ा है। ये इंफॉर्मेशन इतने डिस्कशन से हमें पता लग गया है। दूसरी कंडीशन पर आइए। दूसरी कंडीशन पर फिर मैं एक बार इसी तरह का प्लेन बनाने जा रहा हूं। दूसरी कंडीशन में भी हमें 3 डायमेंशनल प्लेन बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल डायग्राम में भी हम उस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक बार आप समझ लें। दूसरी कंडीशन में यह बोला गया है कि जब इस इंक्लाइंड प्लेन में इस हेक्सागोनल पेंसिल को रखा जाता है इस तरह से कि उस पेंसिल का एक्सिस जनरेट्रिक्स के पैरेलल आ जाता है, तो ये रोल करने लगती है। अब अगर ये रोल करने लगती है तो समझें, कुछ इस तरह से मुझे इस पेंसिल को रखना होगा। इस हेक्सागन को मैं कुछ इस तरह से शो कर रहा हूं। अब ध्यान दें, अप टू मार्क नहीं बन पाता है डायग्राम, तो कुछ आइडिया नॉर्मली लगाएं। आप ये मान लें मेरे कहने पर कि ये हेक्सागोनल पेंसिल है और ये एक रेगुलर हेक्सागन है। सो रेगुलर हेक्सागन के सभी फीचर्स में इसमें यूज कर पाऊंगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इससे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, इसके हर साइड को इन्वॉल्व करके। अब ध्यान दें, ये बोला गया है कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर जब इस हेक्सागोनल पेंसिल को रखा जाता है तो ये रोल करने लगती है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये वो मिनिमम एंगल है जिस पर ये रोल करने लगती है। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पेंसिल को रोल करने के लिए मिनिमम इंक्लिनेशन वाला प्लेन अगर दिया जाए तो वो कितने एंगल का होना चाहिए। मान लीजिए मिनिमम इंक्लिनेशन वाला प्लेन देने पर ये बीटा एंगल पर रोल करने लगती है, तो ये क्लियर है कि रोल करने की कंडीशन में
इसके mg को इस कॉर्नर से पास हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल एस्पेक्ट है रोलिंग का कि आपका नॉर्मल शिफ्ट होके इस टर्मिनल पे आ जाना चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब mg इस कॉर्नर पे आ जाएगा। अब mg को इस कॉर्नर पे लेकर के अगर मैं बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो समझें कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस लाइन पे कुछ इस तरह से, तो इस एंगल के बीटा होने पर इसे 90 माइनस बीटा, इसे 90 माइनस बीटा, और इस सेंट्रल एंगल को बीटा होना चाहिए। और चूंकि हम जानते हैं कि हर साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये एंगल कंप्लीटली 60 होने के केस में बीटा को 30 डिग्री होना चाहिए। यानी बीटा का वैल्यू हमने π/6 कैलकुलेट कर लिया है। और अब ध्यान से सुने कि हमसे कहा गया है कि हमारी पेंसिल रोल कर पाती है अल्फा डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पे, तो क्लियरली मेरा जो अल्फा है वो बीटा से ज्यादा यानी π/6 से ज्यादा होना चाहिए। यानी दो कंडीशन इस क्वेश्चन के बारे में हम कलेक्ट कर चुके हैं। पहली कंडीशन की इस सरफेस का म्यू tan अल्फा से बड़ा है, और दूसरी कंडीशन की अल्फा जो है वो π/6 से ग्रेटर है। अब इन दोनों कंडीशंस को पता लगाने के बाद हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जब आप अपनी पेंसिल को जेनरेट्रिक्स के कंपैरेटिवली कुछ इस तरह से देखें कि दूसरी कंडीशन में आपने पेंसिल को कुछ इस तरह से रखा था, यहां पर इस डायग्राम में आप पेंसिल के एक्सिस को इनटू द प्लेन ऑफ पेपर माने, और जेनरेट्रिक्स भी प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर था, तो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर जेनरेट्रिक्स है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर पेंसिल का एक्सिस है, तो दोनों पैरेलल हुए। पैरेलल होने के केस में अल्फा डिग्री पर ये पेंसिल रोल कर जा रही है। राइटर का क्वेश्चन है कि कितने डिग्री पर इस पेंसिल को घुमा दिया जाए इस प्लेन पर, जिस प्लेन पे पेंसिल को रखा गया उस प्लेन पर कितनी डिग्री घुमा दिया जाए, यानी कितनी डिग्री जेनरेट्रिक्स के साथ इसका एंगल मेंटेन करा दिया जाए कि अब ये रोल करना बंद कर दे। अब ध्यान दें, इस कंडीशन में रखने पर पेंसिल रोल तो नहीं करेगी, हम जानते हैं स्लिप भी नहीं कर रही है। इस कंडीशन में रखने पर ये रोल कर रही है, तो हमें बताना है कि इससे घुमाते हुए, यानी कि जब आप इस डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इस केस में ये स्लिप नहीं कर रही है और इस केस में ये रोल कर रही है, तो हमें इन दोनों के बीच में एक जगह चुननी है, उतना एंगल फाई घुमाना है ताकि ये जस्ट रोल ना कर पाए। तो हमें फाई की वैल्यू की रेंज बतानी है कि वो एंगल्स क्या होंगे जिस पर ये रोल नहीं करेगी। तो ध्यान दें, इस कंडीशन में तो ये रोल नहीं करेगी। अब हमें ये बताना है कि इस कंडीशन से लेकर किस कंडीशन तक ये रोल नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ये रोल करना स्टार्ट कर देगी। तो अब इस थर्ड केस पर डिस्कस करने के लिए मुझे अपने डायग्राम को 3D वे में क्रिएट करना होगा। तो मैं कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान में, चित्र जैसा भी बने आप लोग समझने की कोशिश करें। ये अल्फा डिग्री इंक्लिनेशन मैंने शो कर दिया है, और अब मैं कोशिश कर रहा हूं इस प्लेन को बनाने की। तो कुछ इस तरह से अगर मैं लाइंस शो करूं तो आप इसे एक प्लेन के रूप में देख पाएंगे। एक बार मैं इस लाइन को थोड़ा सा और एक्यूरेट बना दूं, अगर मैं इस लाइन को इस दूसरी लाइन के पैरेलल बनाऊं तो ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। अब आप समझे, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें इस बार मैंने उस प्लेन को शो करने की कोशिश की है जिसमें पेंसिल को रखा जाना है। अब ध्यान दें, इस केस में अब जेनरेट्रिक्स आप इस लाइन को मान सकते हैं, यानी अब इस पिक्चर में ए बी लाइन जेनरेट्रिक्स का रोल प्ले करेगी, जबकि पिछले दोनों डायग्राम में जेनरेट्रिक्स इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड था, बोर्ड के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से था। अब इस केस में हमें पेंसिल को पैरेलल कंडीशन से कुछ एंगल बना के रखना है। तो मान लीजिए पेंसिल को इस थर्ड कंडीशन में इस जेनरेट्रिक्स के पैरेलल लाइन से 5 डिग्री एंगल बना के रखा जा रहा है। तो कुछ इस तरह से मैं इसे शो करूंगा। आप ध्यान दें, ये मैंने पेंसिल को शो किया है इस ओरिएंटेशन में, और अब हमें बताना है इस एंगल फाई के बारे में। हमें बताना होगा कि कितने फाई पर जस्ट ये पेंसिल रोल करना बंद कर देगी इस इंक्लाइंड प्लेन पे। तो ध्यान दें, पिछले दोनों केसेस की तरह इस बार भी हमें फोर्स डायग्राम को समझना होगा। इस बार हम mg cos अल्फा को इस तरह से शो नहीं कर पाएंगे, आप समझते हैं, क्योंकि जब आप प्लेन को एक लाइन से शो करते हैं तो mg cos अल्फा mg sin अल्फा को शो करना आसान होता है। इस केस में आपने प्लेन प्रेजेंट किया है सबके सामने, तो अब आपको कुछ इस तरह से mg cos अल्फा को दिखाना होगा कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर नजर आए। तो मैं एक क्रॉस बना के उसे शो करने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान दें, इस डायग्राम में mg sin अल्फा इस इंक्लाइन
प्लेन के पैरेलल यानी जेनरेट्रिक्स के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह परफॉर्म करेगा, और mg cos अल्फा इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, वो आप समझ सकते हैं। मैं उसे यहां इस तरह से नहीं लिखूंगा, आप जानते हैं, क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त हमें रिक्वायर्ड होगा। अब ध्यान दें कि जिस ओरिएंटेशन में पेंसिल बैठी हुई है, आप यहां पर एक बात पर और ध्यान दें कि mg sin अल्फा इस पेंसिल के उस ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर मैंने क्रिएट किया है जो जेनरेट्रिक्स के पैरेलल है। आप ये समझ सकते हैं कि जिस इंक्लाइन में किसी ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे, उसके mg के दो कंपोनेंट जब आप बनाएंगे तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इंक्लाइन के अलोंग बनेगा। अब हमें जिस ओरिएंटेशन में पेंसिल को रखना है, उस ओरिएंटेशन के हिसाब से इसके मोशन को समझने के लिए मुझे mg sin अल्फा का वो कंपोनेंट चाहिए जो मेरी पेंसिल के ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर है। तो क्लियरली इस एंगल के फाई होने पर ये 90 माइनस फाई और ये फाई होगा। यहां पर आप ये बात बिल्कुल ध्यान दें कि ये कंप्लीट एंगल भी 90 है, हालांकि इसे 90 के जैसा नहीं दिखाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं 2D में जब 3D को प्रेजेंट किया जाता है तो कुछ एंगल 90 दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। जैसे आप 3D प्लेन को जब शो करते हैं तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं। अब इस एंगल को 90 मानना पड़ता है, हालांकि वो दिखाई 90 से ग्रेटर देता है, ऑब्ट्यूस नजर आ रहा है, लेकिन हमें अपने आई को कुछ इस तरह से सेट करना होता है कि ये हमें 90 दिखे, और ठीक इसी प्रकार इस एंगल को भी 90 देखना होता है। इसमें एक एंगल 90 है, बाकी दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हैं बोर्ड के अकॉर्डिंगली, लेकिन हमें इसे 3D व्यू देना है तो हम इन दोनों एंगल को 90 मानते हैं। ठीक वही केस यहां भी हो रहा है। इस एंगल के फाई होने पर इसे 90 माइनस फाई, इसे फाई होना चाहिए। सो mg sin अल्फा का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा वो होगा mg sin अल्फा cos फाई, और mg sin अल्फा sin फाई इस पेंसिल के पैरेलल परफॉर्म करेगा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं उसे शो नहीं कर रहा हूं। अब ध्यान दें, फोर्सेस बनाए जा चुके हैं, mg cos अल्फा की डायरेक्शन भी आप जान चुके हैं। अब ये पेंसिल इस ओरिएंटेशन में रोल न कर पाए, इसके लिए कंडीशन क्या लिखी जाएगी उस पे आते हैं। तो ध्यान दें, अगर मैं एक हेक्सागोनल पेंसिल को शो करूं एक इंक्लाइन पे इन कंपोनेंट्स के साथ, तो कैसे उसे शो किया जाएगा, पहले आप इसे समझें। mg sin अल्फा cos फाई को कंपोनेंट मानते हुए मैं इस डायग्राम को बनाऊंगा, आप इस पर ध्यान दें। ये मैंने इंक्लाइंड प्लेन शो कर दिया है और मैं इस पेंसिल को अब इस इंक्लाइन पे प्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान देते रहें, कुछ इस तरह से इस पेंसिल को बनाया जाएगा। और इस पेंसिल पर लगने वाले फोर्सेस में एक होगा mg sin अल्फा cos फाई। अब यहां पर ध्यान दें, mg sin अल्फा cos फाई कह रहा हूं क्योंकि अब जिस ओरिएंटेशन में पेंसिल रखी गई है उस ओरिएंटेशन के लिए चित्र बना रहा हूं। ध्यान दें, कई बार बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है, वो कहता सर इस डायरेक्शन में तो mg sin अल्फा था। तो समझें कि mg sin अल्फा का जो कंपोनेंट अब इस पेंसिल के एक्सिस के परपेंडिकुलर परफॉर्म कर रहा है उसे बेस मानते हुए यह चित्र क्रिएट किया जा रहा है, और mg cos अल्फा को बनाया जाएगा इस केस में प्लेन के परपेंडिकुलर। और चूंकि अब प्लेन को लाइन से शो किया जा रहा है तो मैं इजीली इसको ऐसे प्रेजेंट कर देता हूं, आप ध्यान देते रहें। इस तरह का प्रेजेंटेशन मुझे करना पड़ा है क्योंकि 3D को एक पिक्चर अगर दे दी जाए 2D में तो उसको समझना आसान होता है। और अब बात करते हैं इसके रोल न हो पाने की। तो क्लियरली इस कॉर्नर के अबाउट अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूं तो रोल न करने की कंडीशन के लिए मैं लिखूंगा mg cos अल्फा इंटू ये डिस्टेंस में x कह रहा हूं इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin अल्फा cos फाई इंटू ये वर्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि इस फोर्स के लिए इस कॉर्नर से ये जो डिस्टेंस होगी ये इसी के बराबर होगी, तो इसको मैं y कह ले रहा हूं इंटू y। अब ध्यान दें, यहां पर हमने इस टॉर्क को इस टॉर्क से ग्रेटर कहा, तो रीजन आप समझते हैं कि इस पेंसिल के न रोल हो पाने के लिए जो टॉर्क इसे इस तरह से यानी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड मिल रहा है
उस टॉर्क को अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड मिलने वाले टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि अगर mg sin अल्फा cos फाई का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा तो ये पेंसिल रोल करना स्टार्ट करेगी, और अगर इस फोर्स का टॉर्क ज्यादा होगा तो ये पेंसिल बनी रहेगी इस कंडीशन में। सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। और अब अगर इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा cos अल्फा इंटू एक्स इज ग्रेटर देन साइन अल्फा cos फाई इंटू वाई। इस y को मैं डिनोमिनेटर पर शिफ्ट कर रहा हूं, और अब इस डायग्राम से अगर मैं x अपॉन वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो इसे होना चाहिए 10 इस एंगल के बराबर, और आप जानते हैं कि इस हेक्सागोनल पेंसिल के लिए ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। सो इस एंगल को 30 डिग्री यानी π/6 मानते हुए x बाय वाई को 10/30 यानी 1/√3 कह सकेंगे हम। सो इसे 1/√3 कहने पर ये हो जाएगा cos अल्फा अपॉन √3 इज ग्रेटर देन साइन अल्फा cos फाई, और ये बन जाएगा 1 अपॉन √3 10 अल्फा। यहां पर आप ध्यान दें मैंने साइन को डिनोमिनेटर पे और cos को उसके डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दिया है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन √3 10 अल्फा, यानी cos फाई को 1 अपॉन √3 10 अल्फा से स्मॉलर होना चाहिए। और अब अगर मैं इसे एंगल के टर्म में प्रेजेंट करूं तो ये जानते हुए कि cos फाई एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब मैं इसे इनवर्स में शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा cos इनवर्स 1/√3 10 अल्फा से ग्रेटर होना चाहिए फाई को। यहां पर आप ध्यान दें डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए जब इनइक्वलिटी चेंज होती है तो उसका फेस एक्सप्रेशन भी चेंज होता है, यानी ये फेस इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में टेंड हो जाएगा क्योंकि cos फाई एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यही स्टेटमेंट साइन फाई के लिए लिखा जाता तो ऐसा नहीं होता। सो फाई को ग्रेटर होना चाहिए cos इनवर्स 1/√3 10 अल्फा से, यानी इससे बड़ी वैल्यू अगर फाई की होगी तो ये पेंसिल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएगी। और अपर लिमिट हम जानते हैं कि 90 डिग्री घुमाने पर भी ये स्लिप नहीं हुई थी, तो इस एंगल से 90 डिग्री तक के सारे एंगल प्रॉपर और करेक्ट एंगल्स हैं, यानी फाई को कुछ इस रेंज में बिलोंग होना चाहिए। अब एक बात पर और ध्यान दें कि हमने इसके रोलिंग के कंडीशन को फुल्ली सेटिस्फाई करके यह आउटकम बनाया। एक बात पर और ध्यान दें कि अल्फा का वैल्यू π/6 से ग्रेटर है, अल्फा का वैल्यू π/6 से ग्रेटर है, और आप जानते हैं कि ऐसा होने पर 10 अल्फा का वैल्यू 1/√3 से ज्यादा आएगा। यहां पर आप ध्यान दें कि आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं cos इनवर्स 1/√3 अपॉन 10 अल्फा से ग्रेटर है फाई से ग्रेटर है π/2, और हम जानते हैं कि cos इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही होनी चाहिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये वैल्यू वाकई इस रेंज में है। तो ध्यान दें कि अल्फा π/6 से बड़ा है, और अल्फा अगर π/6 से बड़ा है तो 10 अल्फा 1/√3 से बड़ा होगा, और ये क्लियर हो जाता है कि cos इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो प्रॉपर होगी और उसका कोई मीनिंगफुल वैल्यू निकलेगा। सो फाई को cos इनवर्स 1/√3 अपॉन 10 अल्फा से बड़ा और π/2 से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये पेंसिल इस इंक्लाइंड प्लेन पर अपने को मेंटेन कर पाएगी बिना रोल हुए। सो इस तरह से आप डिफरेंट केसेस को समझ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।